कांग्रेस का महामंथन चल रहा है, क्या इससे संजीवनी मिलेगी और एक बार फिर कांग्रेस के बीते दिन वापस आएंगे, जिसके प्रयास बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। इसी पर ये महामंथन चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, जिसे बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। तो इसी पर आज हम एक मंथन यहाँ भी करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस का 84वां अधिवेशन आज से अहमदाबाद में शुरू हो चुका है। गुजरात में 64 साल बाद पार्टी अधिवेशन कर रही है, जिसमें पार्टी के भविष्य की राजनीतिक दिशा पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस का देश के लिए एक नया मॉडल और नई सोच पेश करने का की सोच है। अधिवेशन के लिए गुजरात जो चुना गया है, यानी गुजरात में इस अधिवेशन को किया गया है, ये पार्टी की सोची समझी रणनीति भी मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में एक मॉडल बनाया। गुजरात मॉडल के दम पर ही 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए अधिवेशन के जरिए पार्टी गुजरात और नेशनल लेवल पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस गुजरात में 2 दिनों तक मंथन कर क्या सियासी दशा और दिशा तय करती है, इस पर हम चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने अपने भविष्य की सियासी दशा और दिशा को तय करने के लिए बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात को चुना है। गुजरात के अहमदाबाद में 64 साल बाद कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की है। इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस का मकसद देश के लिए एक नया मॉडल और नई सोच पेश करना है। इसके लिए पार्टी महात्मा गांधी और सरदार पटेल के नाम पर अपने राजनीतिक सूखे को खत्म करने की कवायद में जुटी है। बहुत ऐतिहासिक है और जब भी गुजरात में कांग्रेस एआईसीसी के सेशन हुए हैं, वो हरिपुरा सेशन हो, सूरत हो, भावनगर हो और अब अहमदाबाद है, उसमें इतिहास की दिशा बदल दी। तो ये सत्र भी ऐतिहासिक है और देश की राजनीति की और समाज की दिशा बदलने की ताकत रखता है। आपने देखा कि यहाँ आने से पहले, सत्र से पहले 3 दिन लगातार खड़गे साहब ने, राहुल जी ने और हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पूरे देश के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से लंबी वार्ता की। घरेलू मोर्चे पे हो गए हैं। निश्चित रूप से महात्मा गांधी के प्रदेश से कांग्रेस एक बार फिर अपनी वापसी का उद्घोष अहमदाबाद से करेगी, गांधीनगर से करेगी। गुजरात को कांग्रेस अधिवेशन के लिए चुनना पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक मॉडल बनाया। नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल के दम पर ही 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। यही वजह है कि पीएम मोदी और शाह के गढ़ में कांग्रेस ने चुनौती देने की तैयारी शुरू की है। कांग्रेस को इस अधिवेशन से पार्टी में नए प्राण फूंकने की उम्मीद है। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस की नींव खोखली हो चुकी है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस गुजरात में 2 दिनों तक मंथन कर क्या सियासी दशा और दिशा तय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस पर बात करते हैं। अब कांग्रेस प्रवक्ता शिवानंद हुलियालकर थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। हालांकि शुरुआत उनसे हो सकती थी, लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर मिश्रा, एक बात सही है कि कांग्रेस अपने एक बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा हो या उसके बाद में राहुल गांधी के लिए एक कैंपेन चला, या उनकी जो नासमझी की बात कही जाती, इमेच्योरिटी की बात कही जाती थी, उससे उभर कर कहीं ना कहीं सामने आए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव ने, और पहले मुझे याद है कि हिमाचल की जीत और कर्नाटक की जीत के बाद भी एक उत्साह बढ़ा था। हालांकि हाल में खासतौर पर इस लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है कांग्रेस को। फिर भी कांग्रेस रिवाइव कर रही है और एक कांग्रेस मुक्त भारत जो कहा जा रहा था, उससे इतर कांग्रेस ने अपनी ताकत को पहले से बढ़ाया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और किसी ने शायद सबसे अच्छा समय बीजेपी का सोचा हो तो वो समय चल रहा है, लेकिन कांग्रेस भी सरवाइव कर रही है। देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस को खत्म करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपने आप में ही एक ऐसी भस्मासुर विचारधारा पे चल रही है कि खुद ही अपने सर पे कब हाथ रखेगी और कब खत्म हो जाएगी, ये कांग्रेस ही जाने। और इसका सबसे बड़ा रीजन जो 2-3 मैं समझ पाता हूं, उसमें एक तो सबसे बड़ा रीजन है परिवारवाद। कांग्रेस की स्थापना से पहले जब मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अपने आप के बाद
अपने अध्यक्ष के समय ही उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को जनरल सेक्रेटरी बनाया था और बाद में जवाहरलाल नेहरू ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो कैसे बने, ये हम पटेल गुजरात की धरती पे हैं तो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे वो बने थे, किस तरीके से सारी स्टेट कमेटियों ने पटेल जी का नाम पारित किया था, 12 कमेटियों ने, और नेहरू जी का एक ने भी नाम नहीं पारित किया था, फिर भी वो अध्यक्ष बने। खैर वो दूसरी बात है। पर परिवारवाद के बाद जिस तरीके से परिवारवाद की वजह से ही आप ये समझिए कि आज गुजरात में जब महाधिवेशन चल रहा है, चूंकि राहुल गांधी को लॉन्च करना है तो प्रियंका जी अभी तक पहुंची नहीं है। क्योंकि परिवारवाद में भी परिवारवाद नजर आ रहा है। और उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक चीज और है, अंग्रेजों के डीएनए से जो आई हुई है, डिवाइड एंड रूल। चूंकि गुजरात की बात हो रही है तो माधव सिंह सोलंकी सबको याद होंगे, जो भी राजनीति से परिचित है गुजरात की, कि उन्होंने किस तरह से जातीय राजनीति की शुरुआत भारत के इतिहास में की थी। भारतीय राजनीति में सब लोग आज मायावती जी का नाम ले सकते हैं, लालू जी का नाम ले सकते हैं, अखिलेश जी का नाम ले सकते हैं, मुलायम सिंह जी का नाम ले सकते हैं, लेकिन माधव सिंह सोलंकी एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में 1980 के पहले से ही जाति राजनीति शुरू की थी। और उस पे चलते उन्होंने एक खाम ग्रुप बनाया था। खाम का मतलब क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम का एक ग्रुप बनाया था, और उसके बेसिस पे उस राजनीति को करते हुए उन्होंने गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। मेरे ख्याल से 85 की बात है, और 149 सीटें जीती थी, जिसका तोड़ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास से उस डिवीजन की राजनीति को खत्म करके सबको एक साथ ला करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ 1900 आज जो है जो लास्ट जीते हैं 156 सीटें जीत करके पिछली बार वो रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। तो ये पॉलिसी की बात आती है। तीसरी बात करते हैं, आज सरदार पटेल की धरती पर गुजरात में वो कर रहे हैं और सरदार पटेल के केंद्र को चुना गया, पर आज तक कांग्रेस का कोई भी नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आज तक नहीं गया। हर साल उनके जन्मदिन पर रन ऑफ यूनिटी की जाती है। वो तो आज तक कांग्रेस, आप देख रहे हैं ना, कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी की धरती कह रहे हैं। कांग्रेस के, वो महात्मा गांधी की भी धरती है, आप पटेल साहब की धरती कह रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं। खैर ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। आपने जो पॉइंट कहे उसमें एक पॉइंट था जिस पर मैं बात करना चाहता था, और हुलियालकर साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं इंट्रोड्यूस पहले ही करा चुका हूं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन डॉक्टर गीता भट्ट, मुझे ये बताएं, एक बात जो डॉक्टर कौशल कांत ने कही वो थोड़ा सा मुझे समझाएं, क्योंकि मैं जानता हूं आप गहराई से इन चीज़ों को पढ़ती भी हैं, समझती भी हैं, समझाती भी हैं। और फिर मैं शिवानंद जी के पास जाऊँगा। ये जो परिवारवाद की बात कही जाती है, हमने एक दौर देखा, हमने वो दौर भी देखा जब सीताराम केसरी, पीवी नरसिम्हा राव, बिल्कुल गांधी परिवार से मुक्त कांग्रेस थी और सत्ता में थी। उस दौर में और उस दौर के बाद जब कांग्रेस में गड़बड़ाहट महसूस हुई तो सोनिया गांधी जी को मनाया गया, लिटरली उनको बहुत बहुत मनाया गया, और उन्होंने हमेशा रिफ्यूज किया, और अनिच्छा के बावजूद पार्टी हित में वो आई। ये बात सभी जानते हैं, फैक्चुअली करेक्ट है। फिर उसके बाद में सिर्फ आना नहीं, यूपीए 1, यूपीए 2 सक्सेसफुली सरकार बनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी बहुत सारे दलों को लेकर चल। ऐसे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इस पर परिवारवाद की बात बार बार लेकर आना, ये आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि ये जरूरत भी है क्योंकि वो दौर बदला नहीं, आज भी पार्टी को, नेताओं को एक रखना है, तो ये कुछ चेहरे हैं जिनके पीछे सब खड़े हो सकते हैं? जी प्रवीण जी, देखिए कांग्रेस पार्टी में अंदर जो परिवारवाद है, इसको किसी भी दृष्टिकोण से आप अगर देखने का प्रयास करें तो इस बात के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि सिर्फ एक ही परिवार का अगर शीर्ष नेतृत्व पर रहेगा, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर वो पार्टी के सर्वोच्च पद पे चाहे हैं चाहे नहीं है, परंतु पीछे से भी वो अगर पार्टी को चला रहे हैं, जैसा कि हमने देखा यूपीए 2 में किस तरह से जो एडवाइजरी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी और उसमें किस प्रकार से जो है पूरी की पूरी सरकार जो पार्टी अध्यक्ष के ऑफिस से चलाई जा रही थी मनमोहन सिंह जी के समय पर, वो सब आपने और हमने देखा है। तीसरी बात यह है कि आप सीताराम केसरी जी का आपने नाम लिया, हम सभी जानते हैं कि उनका किस प्रकार का हश्र कांग्रेस पार्टी ने किया और कैसे उनको भागना पड़ा था बाथरूम के दरवाजे से जब वहां चुनाव की घोषणा हुई थी।
किस प्रकार से उन्हें रोका गया था पार्टी के चुनावों में भाग लेने से। और ऐसा ही अगर आप देखें तो पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ भी, जिन्हें कि एक तरह से माना जाता है कि उन्हीं के कारण या उन्हीं के समय जो लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं भारत में आई, जी, उनके एक प्रधानमंत्री हो, जिस पद पे जो व्यक्ति रहा हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, लेकिन जब उनकी मृत्यु के उपरांत उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, किस प्रकार की दिल्ली में उनको जो है उनके शव तक को रखने के लिए पार्टी ऑफिस में मना कर दिया गया, तो जिस प्रकार से एक उनके साथ बर्ताव हुआ, ये हम सभी के समक्ष है। ऐसे में अब जब गुजरात में आज वहां CWC की जो ये बैठक अभी चली है और उनमें जो बातें वहां करी गई हैं, देखिए एक मजबूत विपक्ष भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। लेकिन उस विपक्ष में सकारात्मकता होनी बहुत आवश्यक है। मैं आपके पॉइंट को समझ गया हूं, थोड़ा डिटेल में लूंगा क्योंकि सवाल अभी काफी सारे, जैसा मैं शुरुआत में ही कह रहा था कि अगर हुलियालकर साहब मेरे साथ थोड़ा जल्दी जुड़े होते तो बातचीत की शुरुआत करके फिर काफी पॉइंट मिलते, लेकिन अभी मुझे लगता है बीजेपी का पक्ष आया, एनालिस्ट के तौर पर आपका भी पक्ष आया है। हुलियालकर साहब, ये बात सही है कि शशि थरूर साहब, एक चीज, ये जो बात, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप किसी को भी बोल सकते हैं कि अरे नहीं ये इस पक्ष के हैं उस पक्ष के हैं। शशि थरूर साहब भी इस बात को कह चुके हैं, आपकी पार्टी में इस बात के सुर उठ चुके हैं और कई अच्छे नेता रहे हैं। कपिल सिब्बल जैसे नेता, मुझे तो बड़ा मौका मिला इन सभी से बातचीत करने का और मैं जानता था पार्टी को लेकर कितना सोचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज पार्टी के साथ उतना एक्टिव नहीं है। वजह एक ही है जो अभी कुछ बातें गीता जी ने यहाँ पर रखी हैं और उससे पहले डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा का भी परिवारवाद पर, मतलब आप चाहे जो प्रयास कर लें, चाहे जिस जगह पर कर लें, गांधी जी की धरती पर, पटेल की धरती पर, मोदी जी की धरती पर कर लें, लेकिन जब तक आप एक परिवार से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, ऐसा अभी तक पैनल पर निकल कर आया है। आपकी राय? देखिए, आज CWC मीटिंग हुआ, मीटिंग के लिए मैं भी हूं अहमदाबाद में। मीटिंग बहुत पॉजिटिव हुआ। महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर्म भूमि में हम आने के बाद कांग्रेस जिस तरह से हमारा नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय यूपीए चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश से आज जो बैठक हुआ, बैठक में बहुत कुछ पॉजिटिव बातें हुआ है। महिला, युवा, नौजवान, आदिवासी, सब समाज को लेके जाना है, नया लोगों को लेके जाना है। कांग्रेस मजबूती से, अभी कांग्रेस पूरा इंडिया में मजबूती से आएंगे। हमारा नेता राहुल गांधी जी पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लीडर, उन्होंने खुद बोला है कि जो भागने वाले जो घोड़े हॉर्सेस है वो शादी में यूज किया है और शादी से जो हॉर्सेस है वो बाहर यूज किया है। इसलिए अभी हमने 30-40 नेताओं के ऊपर कार्रवाई करके उनको साइड करके नवीन नया जो युवा युवतियों को मौका देके कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम करना है। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, हालांकि मेरा पहला सवाल भी बरकरार है, लेकिन एक इसी बात पर, ये जा क्यों रहे हैं, मतलब क्यों निराशा है? आपको तो मजबूत करना है पार्टी, जो छोड़कर जा रहे हैं वो जा रहे हैं तो जा रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी कह लें, नए लोगों को तैयार करें, पुरानों का अनुभव क्यों नहीं? क्योंकि वो उनके वर्चस्व को स्वीकार नहीं करते? देखिए, इश्यू ये है कि ये लोगों ने, इनका मुद्दा क्या है कि गुजरात में जब से देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनका वॉशिंग मशीन में जिस तरह से हमारे लोगों का ब्लैकमेल करना, CBI, ED, इनकम टैक्स, इनका आदत है, नंबर 1। नंबर 2, कभी ना कभी हम सेंट्रल में आने के बाद बीजेपी हो, RSS, एक भी बाहर नहीं दिखेगा। CBI, ED, इनकम टैक्स का मिसयूज करके ये जो गुजरात का वॉशिंग मशीन बंद करना है, इसलिए हम गुजरात में आके हम CWC मीटिंग, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हम यहाँ ले रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ सब समाज को, नया नौजवान लोगों को ज्यादा सक्रिय करके कांग्रेस पुनः पूरा इंडिया में हम तिरंगा लहराएंगे। हर ठीक है, ये हुलियालकर साहब, देखिए आपसे जब भी बात होती है, मैं ये जानता हूं आप बहुत सीनियर प्रवक्ता भी हैं और आप बड़ी गंभीरता से बात बोलते हैं, बट ये जनरलाइज कमेंट हैं।
इस पर मैं आऊंगा। कुछ सवाल अभी मेरे मन में बहुत सवाल आ गए थे जब आपने ये बातें रखी। एक तरह से ऐसा लग रहा था कि एक अपरोक्ष धमकी जैसी भी दिखाई देती कि चलो ठीक है हम देख लेंगे। मुझे ये भी याद आता है कि ऐसा नहीं कि एनआईए से लेके सीबीआई से लेके बहुत सारे मिसयूज के केसेस तब नहीं आते थे, हम तब भी पत्रकारिता में थे। हमने देखा यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान, हमने देखा सेफरन टेररिज्म जैसी थ्योरी को रख दिया गया, वो कितना खतरनाक एक दौर था। तो कुल मिला के ऐसी बहुत सी बातें इधर से भी आ सकती हैं। बट मैं चाहूंगा कि आज थोड़ा जिस विषय पर बात हो रही है जी, प्रवीण जी एक बात बताइए, अभी जो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर हमने डाल दिया कि इलेक्शन कमीशन को संविधान की जिस तरह से हत्या हो रहा था, हमने एप्लीकेशन डाला और सुप्रीम कोर्ट के खन्ना साहब के सामने आने के बाद तुरंत नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को हटा दिया। क्योंकि इधर ये लोग क्या कर रहे हैं, संविधान का हत्या कर रहे हैं। संविधान का कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विचार ठीक है, ये आप लोगों की लाइन है। हालांकि हम देखते हैं आज ही आपको आज ही रखना चाहिए था। आज एक और खबर आई, राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये संविधान होता है हमारे देश में। आज का सुप्रीम कोर्ट कितना मजबूत है वो आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आप लोग शिकायत करते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। लेकिन जो सही हो गलत हो, आप लोग चुनावी नतीजों तक इसको सीमित ना रखें। मैं आऊंगा आपके पास हुलियालकर साहब, आप अपनी बात विस्तार से रखिएगा। मैं दरअसल अभी डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा से ये सवाल रखना चाह रहा था, जो बातें आपने रखी है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, एक हमेशा से कांग्रेस का जो आरोप रहा है वो आपकी कार्य पद्धति पर रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का बार बार जिक्र करते हैं और कथित तौर पर सरकारी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के जरिए नेताओं को डराने की बात कहते हैं। पार्टी से जो नेता दूर हुए हैं उसकी बड़ी वजह ये बताते हैं, यानी वो तो अपना काम कर लें लेकिन आप लोगों का भी ध्यान उनको कमजोर करने पर ज्यादा लगा रहता है। प्रवीण जी, G23 नंबर दिया गया था, उसमें गुलाम नबी आजाद जैसे सरीखे नेता थे और बड़े लंबी चौड़ी लिस्ट है और सारे सीनियर नेता थे। सारे वो लोग थे जिन्होंने राहुल को शायद अपनी गोद में खिलाया था और यही वजह है कि उन्हें उनकी नहीं चलती थी, उनको दबा नहीं सकते थे। तो इस वजह से वो छोड़कर चले गए क्योंकि उनके मन की बात नहीं हो रही थी। शायद ये रीजन रहा होगा, ये तो कांग्रेस बेहतर बता सकती है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि एनआईए और सीबीआई और ईडी का यूज कर रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार के जितने एक मिनट शिवानंद जी, एक एक करके ना आप भी लोग पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। बीजेपी कितने लोग हमारे पास आ गए अभी। ठीक है, चलता रहता। मेरे मन में भी सवाल आया, कई मार्गदर्शक मंडल में गए, कई बड़े नेता बीजेपी से भी नाराज हुए, बात सब जानते हैं। एक मिनट डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा को अपनी बात कहने दीजिए, फिर पॉइंट लेते हैं एक एक करके। जी बोलिए डॉक्टर मिश्रा, पूरी बात करिए अपनी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, चूंकि मैं दूसरी पॉइंट पर इसी पे जवाब दे देता हूं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको बने हुए करीब मेरे ख्याल से 100 साल से ज्यादा हो गए हैं और 90 बार से ज्यादा कांग्रेस खुद टूट चुकी है। तो इसी से पता चलता है कि कांग्रेस में कुछ एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कांग्रेस इतनी बार टूटी है। और G23 के नेताओं में बहुत सारे लोग, कोई भी ऐसे नहीं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में गए, वो आज भी वैसे ही घूम रहे हैं लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं है। दूसरी चीज ये बता रहे थे कि दुरुपयोग करना एजेंसियों का। कांग्रेस के टॉप लीडर चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे वाड्रा साहब हो, 2014 के पहले इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केस फाइल हुआ था। झूठी दलील देते हैं, कोर्ट के सामने जाते हैं, माफी मांगते हैं। ये राहुल गांधी का कैरेक्टर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, चाहे लालू यादव की बात करें, चाहे मुलायम सिंह जी की बात करें, चाहे मायावती जी की बात करें, जितने भी लीडर हैं, चाहे शिबू सोरेन की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें, सारे लीडर्स के ऊपर जो केसेस हुए हैं ये सब 2014 के डॉक्टर मिश्रा वो देखिए, कोर्ट ने डॉक्टर मिश्रा आप पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, वो फिर हुलियालकर साहब भी उसी पर आ जाएंगे। मैं जो चर्चा करना चाहता हूं वहां से बात हट जाएगी, फिर वो एक सामान्य वही बेसबाजी जो चलती रहती है वही हो जाएगी। रुकिए डॉक्टर गीता, ये बात सही है। अभी आप दोनों की बातों से एक पॉइंट निकल कर आया। डॉक्टर गीता अच्छी एनालिस्ट हैं, जरा सुनिए उनको, हम काफी बात उनसे करते रहे हैं इन सब मसलों पर। डॉक्टर गीता, मुझे बताइए कि ये बात सही है कि कांग्रेस टूटती रही, लेकिन वो दौर था, देखिए कांग्रेस ही पार्टी हुआ करती थी एक समय पर। आज जितने भी हम छोटे छोटे दल देखते हैं जिनका सपोर्ट जो है वो कांग्रेस को लेना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हिस्सा थे, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो। इनफैक्ट अगर और थोड़ा पीछे चले जाएं तो जनता दल से जितने टूटे हुए दल हैं उन सबको भी उठा के आप साथ में रख सकते हैं।
आज इन्हीं क्षत्रपों की जरूरत पड़ रही है। और ये क्षत्रप भी जानते हैं कि जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी हम कमजोर होंगे, तो कहीं कहीं सहयोग है, कहीं कहीं दूरी है। कांग्रेस की दोहरी चुनौती है, मतलब एक बीजेपी जैसा स्ट्रांग राजनीतिक दल उनके सामने है जो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, दूसरा छोटे छोटे दल जो अपने राज्य की सियासत के लिए अपने समीकरण, अपने स्वार्थ पर भी ज्यादा ध्यान देते हैं। यानी दोहरी चुनौती से कांग्रेस जूझ रही है। जी प्रवीण जी, आपने बिल्कुल सही शब्द कहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के समक्ष ये चुनौती है। एक तो अपना जो उनका अस्तित्व है, अपना जो सर्वाइवल है, उसकी जो चुनौती पार्टी के सामने है, और दूसरा कि जो इंडिक गठबंधन के नाम पर जो पार्टियां, जो कहीं ना कहीं आपने जैसे नाम लिए, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे पहले आंध्र प्रदेश की कांग्रेस हो, उसमें जो लोग जुड़े वो आज भी हमने देखा है ममता बनर्जी ने किस तरह से आज दिल्ली का जब चुनाव था, अभी विधानसभा का चुनाव, तो किस प्रकार से वह कहां जाकर खड़ी हुई, वह केजरीवाल जी के साथ जाकर खड़ी हो गई। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी, जिनका की भाइयों का साथ यूपी को पसंद है, इस प्रकार से दोनों ने मिलकर, समाजवादियों ने और कांग्रेस ने मिलकर जब एक बार चुनाव लड़ा था, आज दिल्ली के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग थलग होकर केजरीवाल वो तो जी के एक मसला था, देखिए आपसी समझ भी हो सकती है, वहां पता था कि आप जो है वो स्ट्रांग कंटेस्टेंट दिखाई पड़ रहा था, तो कहीं कहीं तो ये भी बात कही गई कि कांग्रेस ने कुछ जगहों पर सपोर्ट कर दिया। जी देखिए जी, तो इसलिए जो अगर आप देखें तो इस तरह की जो चुनौती है, ये राज्यों में जब कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने पड़ेंगे, एक तो आप राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने, लेकिन जब राज्य में जाकर आप चुनाव लड़ेंगे तो वहां उत्तर प्रदेश में आज कहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहां जाकर खड़ी नहीं होगी? ठीक है, ये जो सवाल था ना मेरा, इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की तो हमें परिस्थिति साफ दिखाई मैं दे इसको रही थोड़ा है आगे कि किस बढ़ाता प्रकार हूं। से वहां अधीर रंजन जी को किस प्रकार से वहां पे ममता बनर्जी की सरकार उन्हें किस किस तरह की जो है पीड़ा देती है, वो तो हम जानते हैं। वो भी देखिए हमने देखिए देखा है। वो अभी विषयांतर हो जाएगा, लेकिन हुलियालकर साहब ये बात सही है, गठबंधन धर्म में अपनी अपनी शर्तें होती हैं, जरूरतें होती हैं। मेरा सवाल थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में ये था कि ये जो क्षत्रप हैं, ये जो राज्य स्तर के दल हैं, ये अपनी सियासत को बचाने के लिए कहीं कहीं तो आपके जब हम नेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी के खिलाफ कोई एक दल अगर राष्ट्रीय स्तर पर है तो वो कांग्रेस है, इस बात को हम सब जानते हैं। लेकिन अलग अलग जगहों पर बीजेपी को टक्कर देने वाले अलग अलग दल हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में देती है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में देती है, तो यहां पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, ये स्थिति है। कुछ जगहों पर आपका सीधा सीधा लोहा, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ये सब हम जानते हैं, राजस्थान है, सारे राजनीतिक समीकरण। पर ये जो छोटे छोटे दल हैं जो आपके कथित तौर पर, कथित मैं कह रहा हूं, सहयोगी हैं, ये दरअसल आपकी दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। तो आप इसको लेकर भी मंथन कर रहे हैं कि नहीं गुजरात में? डॉक्टर प्रवीण सर, इश्यू क्या है, बीजेपी जैसे अभी देखिए हरियाणा में इलेक्शन हो गया, छत्तीसगढ़ हुआ, महाराष्ट्र का देखिए, इन लोगों का स्ट्रैटेजी क्या किया है, फेक लोगों का नाम, अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ है, 3 महीने पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 1 एमपी था हमारा, 16 एमपी चुन के आया, उद्धव ठाकरे जी का 15 आया, शरद पवार जी का 8 आया। उधर 38 एमपी बनने के बाद 3 महीने में 39 लाख वोटिंग बढ़ गया, 5 साल में कभी नहीं बढ़ा। ये ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं तो कैसा सर जाएगा? मुझे एक बात समझ में आ गई आज की चर्चा में, हुलियालकर साहब आप अहमदाबाद में मौजूद हैं, मैं एक बात समझ गया कि इस महामंथन में ये बात जरूर की जा रही है कि संविधान के खिलाफ बीजेपी है, वो जितना फेडरल स्ट्रक्चर है उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, इस पर खूब मंथन हुआ और इसी पर हिट करना है, ये जरूर आप लोगों को बताया गया है। डॉक्टर प्रवीण जी, देखिए मैं मीडिया को मैं एलिगेशन नहीं कर रहा हूं, मैं श्रेय थोड़ा नहीं, ये भी बोला गया होगा, मैं सुन लूंगा, मैं तो बहुत कुछ सुनता हूं। देखो बीजेपी का कैसा मैं ये करूंगा सर। दूसरी बात, मीडिया को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं आज महात्मा गांधी जी के कर्मभूमि में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कर्मभूमि में हम यहाँ है, अगर मीडिया ने थोड़ा हमारे तरफ थोड़ा मदद किया, फिर देखो इनका एक भी सीट, मैं आपको एक मतलब ऐसा निजी उदाहरण रखना नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, हुलियालकर साहब, निजी अनुभव से बताता हूं, एक छोटी सी चीज। अभी भारत जोड़ो यात्रा निकली,
हमने खूब उसको अप्रिशिएट किया और थी भी बहुत इंप्रेसिव थी, सबने माना। बहुत सारे लोग समर्थन में आए जिनके बारे में सोच नहीं सकते थे, और लोगों ने हम पर यह ठप्पा लगा दिया कि अरे ये तो राहुल गांधी, वो थे बीजेपी के कार्यकर्ता रहे होंगे। इसी तरह से कोई बात जो आपकी गलत है वो आपके सामने रख दें तो आपको मीडिया वाले जो है लगने लगता है कि अरे ये तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो ये मीडिया है वो मीडिया। इससे निकलिए। मैं तो कहता हूं, आप लोग सलाह लेते नहीं है, आप लोगों के सलाहकार दूसरे हैं। आप मीडिया को जितना बोलेंगे उतना गड़बड़ कर रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण जी, आप जो बता रहे हैं मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं ना, एंकर लोग बीजेपी के प्रवक्ता बने हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, अलग अलग चैनल के माध्यम से वो एक अलग चर्चा का विषय है, किसी दिन करेंगे। वो तो मेरा व्यवसाय है, वो मेरा व्यवसाय है, वो मेरा व्यवसाय। मैं कई बार कोट करता हूं, मैं कई बार कोट करता हूं, वो मेरा व्यवसाय। 25 साल हो गए मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सोच में कई चीजें आती हैं। लेकिन डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, चलते चलते आपका एक फाइनल कमेंट चाहूंगा। यहां पर कांग्रेस अपनी तैयारी में है, और मैंने जैसा बोला कि मुझे पूरी चर्चा में एक बात समझ में आई है, कहीं ना कहीं इस बात पर हिट करना है कि संविधान जो लोकसभा में चला है ये उसी पर जाएंगे कि आप स्ट्रक्चर के साथ। देखिए वो तो दिखा भी रहे हैं संविधान की कॉपी। तो यही है अब इनकी स्ट्रेटेजी और यही है महामंथन। देखिए, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में 3 चीजें बताई थी कि ये अपने आप में भस्मासुर है। एक पहली चीज है इनका परिवारवाद, दूसरा हिंदुओं को जातियों में तोड़ना, और तीसरा मुसलमान को जोड़ करके राज करना। इस फॉर्मूले में अभी तक चलते रहे और उसी की बात करेंगे। इसमें एडिशन इन्होंने ये किया कि अब ये संविधान की जो विदेशी जो लिंक है उनके थ्रू जो इनको पढ़ाया जाता है कि जातिगत जनगणना के बारे में बात करनी है, संविधान खतरे के बारे में बात करनी है। संविधान से याद है, आज भी कल राहुल गांधी क्या बोले बिहार में कि भारत का संविधान 1947 में बनाया गया था और उनके परदादा ने बनाया था। अरे शिवानंद जी, कम से कम थोड़ा ज्ञान तो उनको दे दीजिए। चलिए, इस पर ये चर्चा लंबी हो सकती है, पर समय सीमित है। डॉक्टर मिश्रा, समय सीमित था। हुलियालकर साहब, अहमदाबाद से आप जुड़े, व्यस्त समय में से आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चर्चा होगी इस पर। डॉक्टर मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।